हेलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियाई का नंबर 2। न्यूक्लियस का एक वीडियो आपके पास ऑलरेडी है न्यूक्लियस 1 के नाम से, जिसमें हम लोगों ने देखा है न्यूक्लियस का नाम सबसे पहले रदरफोर्ड के मुंह से निकला। उसके बाद न्यूक्लियस के कंपोजिशन क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स पे हम लोग थोड़ा बात किए। फिर प्रोटॉन के कुछ प्रॉपर्टीज़, न्यूट्रॉन के कुछ प्रॉपर्टीज़ पे गए। फिर आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन, अलेट्रॉप्स, आइसोमर पे बात किया। फिर एएमयू क्या है, एएमयू में एनर्जी कितना होता है, एनर्जी ऑफ 1 एएमयू इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद हम लोग साइज ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, मास डिफेक्ट, पैकिंग फ्रैक्शन और रेडियो एक्टिविटी पे बात की है। रेडियो एक्टिविटी का काम तो सबसे पहले बैक्यूरल सर ने किया था एक्सीडेंटली, बाद में इसे मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी ने एक्सप्लेन किया। रेडियो एक्टिविटी के दौरान 3 रे निकलती है, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। और पिछला वीडियो में मैंने अल्फा, बीटा, गामा के बारे में करीबन 8 से 9 प्रॉपर्टी पे बात किया है। अल्फा रे पॉजिटिव होती है, बीटा रे नेगेटिव होती है, गामा रे न्यूट्रल होती है। अल्फा का पेनिट्रेशन पावर कम होता है, बीटा का पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होता है, गामा का उससे भी ज़्यादा होता है। तो आज हम लोग बात करते हैं इसी का सेकंड पार्ट में। आज हमारा बेसिक बात होगा रेडियो एक्टिविटी, एटॉमिक बम, न्यूक्लियर रिएक्शन, इन सब पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी के दौरान 3 रे तो निकलती है, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। रेडियो एक्टिविटी के दौरान 3 रे का उत्सर्जन होता है, इमिशन होता है, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। अल्फा रे का 2 4, बीटा रे पे -1 0 और गामा पे 0 0। लेकिन इसके अलावा 1-2 रे और आप रख लीजिए। प्रोटियम 1 1 होता है, डाइट्रियम 1 2 होता है, ट्रिटियम 1 3 होता है, न्यूट्रॉन 0 1 होता है, क्योंकि ये सब आपको न्यूक्लियस फिजिक्स में यूज करने को मिल सकता है। तो लेकिन रेडियो एक्टिविटी के दौरान मात्र ये 3 रे निकलती है, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। तो इसी पर एक टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ। आज तक आपने एक वीडियो भी देखा है जिसमें सारे लॉ मैंने डाला है एक साथ, लेकिन ये लास्ट लॉ है आपके चैप्टर के अंदर का, रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ। पहला लॉ इसमें क्या बोलता है, रेडियो एक्टिविटी डीके इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। Radioactivity decay is a spontaneous process and not affected by any external condition such as temperature and pressure. तो radioactivity is a spontaneous process and not affected by any external condition such as temperature and pressure. दूसरा है when a radioactive element decay by emitting alpha particles, its position 2 unit goes down in predictable. प्रिडिक्टेबल में 2 यूनिट वो पीछे होगा, क्योंकि उसका नंबर 2 कमी हो जाएगी, तो प्रिडिक्टेबल में 2 प्लेस वो पीछे हो जाएगा, क्योंकि अल्फा पे 2 4 होता है, नंबर 2 मास 4 घटेगा। व्हेन ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट इमिट्स बाय इमिटिंग बीटा पार्टिकल्स, इट्स पोजीशन 1 यूनिट गोज अप इन प्रिडिक्टेबल। अगर कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट डीके होता है, उससे बीटा पार्टिकल्स अगर निकलती है, तो उसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, प्रिडिक्टेबल में 1 प्लेस वो आगे चला जाएगा। नेक्स्ट, when a radioactive element decay by emitting gamma particles, its position remains same in the predictable, क्योंकि गामा पे होता है 0 0। अगर गामा डीके होगा तो उसका नंबर और मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो प्रेडिक्टेबल में कांस्टेंट होगा। और लास्ट है द रेट ऑफ डीके, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स ऑफ एटम्स रिमेन्स अनडीके। अनडीके अमाउंट जितना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ डीके भी उतना ही ज़्यादा होगा। अनडीके अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा है तो रेट ऑफ डीके भी ज़्यादा है, और अनडीके अमाउंट अगर घट रही है तो रेट ऑफ डीके भी धीरे धीरे हमारा घटेगा। तो ये था रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ। फिर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे बनते हैं, जिसमें फिजिक्स के बुक में आपको ये फॉर्मूला दिखेगा, n = n0e⁻ λt। लेकिन चूंकि ये फार्मूला एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ है, इस पर आप वर्क नहीं कर सकते। वर्क करने के लिए इस फार्मूला को आपको लाया गया है क्लास 12 के केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, सॉरी केमिकल काइनेटिक्स से हम इसको लेके आए हैं, जहाँ केमिकल काइनेटिक्स में आपका हुआ करता था लेमडा = 2.303/T log A0/A। वहाँ था K वहाँ पर ये फार्मूला था K = 2.303/T log A0/A। ये फार्मूला हुआ करता था, ये फार्मूला हमारा हुआ करता था, उसी को रिफ्रेश हम किए हैं इसमें। K के जगह पे लेमडा = 2.303/T log A0/A, जहाँ K था रेट कांस्टेंट, लेमडा है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, T टाइम था, यहाँ भी टाइम है, A0 था इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पर है इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, और N है T टाइम के बाद जितना डीके होना बचा। तो इस पे आप न्यूमेरिकल अच्छे खासे बनाए हैं, तो सेम न्यूमेरिकल हम लोग दोनों तरीके से बनाएंगे। इसका T ऊपर लेमडा नीचे करेगा तो ऐसा हो जाएगा, और इसी का हाफ लाइफ पीरियड।
जहां लेमडा क्या है, डीके कांस्टेंट, यूनिट पर सेकंड, पर मिनट, पर ईयर, पर डे, पर वीक सब चलता है। एन नॉट है इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, और एन है एटम्स रिमेन्स अनडीके, टी टाइम के बाद कितना अनडीके बचा हुआ है। तो न्यूमेरिकल्स आप इससे बनाएं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन, आप केमिकल रिएक्शन तो बहुत देखे हैं, बट यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन है द प्रोसेस बाय विच द आइडेंटिटी ऑफ न्यूक्लियस चेंज्ड, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यूक्लियस का आइडेंटिटी चेंज हो जाता है व्हेन बम्बार्डेड बाय इनर्जेटिक पार्टिकल्स। जैसे एक्स को एक पेरेंट न्यूक्लियस है, पेरेंट न्यूक्लियस, अगर उसके ऊपर ए से मैंने बम्बार्डिंग किया जो कि बम्बार्डिंग एलिमेंट है, तो पहले बना एक डाउटर एलिमेंट जिसकी आइडेंटिटी एक्स से चेंज हो गई, और जो निकल के चला गया बाहर में, जैसे अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, कुछ निकला आउट गोइंग पार्टिकल्स। तो पेरेंट न्यूक्लियस, बम्बार्डिंग एलिमेंट, डाउटर न्यूक्लियस एंड आउटगोइंग पार्टिकल्स। अब यहाँ के बाद हम लोग बात करेंगे फिजन, फ्यूजन पे। तो सबसे पहले थोड़ा फिजन आपको दिखाते हैं क्योंकि फिजन इज थोड़ा इंपॉर्टेंट। फिजन में क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियस, एक भारी न्यूक्लियस, एक बड़ा न्यूक्लियस ब्रेक इनटू टू अ स्मॉल न्यूक्लियाई। देखिए टुकड़े में आप यूज करेंगे न्यूक्लियाई और यहाँ यूज करेंगे न्यूक्लियस। तो व्हेन अ हेवी न्यूक्लियस ब्रेक इनटू टू अ स्मॉल न्यूक्लियाई देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिजन। एक एग्जांपल आपके पास फिजन का, ये रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटॉमिक बम में भी यही रिएक्शन यूज होता है, रिएक्टर में भी यही यूज होता है, चेन रिएक्शन में भी हम यही यूज करते हैं। यूरेनियम का 235 पे अगर हम न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग कर रहे हैं, यूरेनियम 235 92 एटॉमिक नंबर, अगर उस पर न्यूट्रॉन से हम बम्बार्डिंग कर दें तो पहले तो 235 और एक 236 हुआ, ये 92 है, लेकिन बम्बार्डिंग करने के बाद ये दो पार्टिकल्स में टूट जाता है, बेरियम और क्रिप्टॉन। 36, 56, ऊपर 141 और 92, लेकिन साथ में 3 न्यूट्रॉन निकल गया, और प्रति डीकम्पोजिशन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा निकलती है। तो ये हुआ कि हैवी न्यूक्लियस टूटा, तो इट इज द एग्जांपल ऑफ फिजन। बट इसके बारे में थोड़ा और हम बात करेंगे, ऊपर आते हैं। अब न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस है। फिजन, ए लार्ज न्यूक्लियस ब्रेक इनटू टू अ स्मॉल न्यूक्लियाई, ये फिजन है। फिजन मतलब टूटना। देखिए FI+S, 2 S है तो 2 टुकड़ा लग रहा है, तो फिजन मतलब टूटना। तो व्हेन ए लार्ज न्यूक्लियस ब्रेक इनटू टू अ स्मॉल न्यूक्लियाई, इट इज फिजन। टू अ स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज न्यूक्लियस, फ्यूजन। यू देखिए दो तरफ से आया है, जुट गया, यू दो तरफ, FU आया दो तरफ से जुटा, ये फ्यूजन हो गया। इट डज नॉट अकर्स नेचुरली, ये नेचर में अपने आप नहीं होता है, इसको करवाया जाता है फिजन को, जबकि इट अकर्स इन सन एटमोस्फेयर, सन के एटमोस्फेयर में स्वतः होता है, अपने आप होता है, कोई करने के लिए नहीं जाता है। तो इट अकर्स नेचुरली इन सन एटमोस्फेयर। वर्किंग प्रिंसिपल इज एटॉमिक बम। फिजन जो है एटॉमिक बम का प्रिंसिपल है, एटॉमिक बम में ये रिएक्शन होती है, जबकि इट इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बम। फ्यूजन हाइड्रोजन बम में होता है। इट इन्वॉल्व चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि यूरेनियम टूटा, 2 आया बेरियम क्रिप्टॉन, 3 न्यूट्रॉन, अब तीनों न्यूट्रॉन फिर अगेन अटैक करेगा, नॉन न्यूट्रॉन करेगा, ये चेन रिएक्शन इन्वॉल्व कर देगा। तो इट इन्वॉल्व चेन रिएक्शन, इट डज नॉट चेन रिएक्शन। इसमें चेन रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि आप 2 स्मॉल न्यूक्लियाई आपस में आकर जुड़ गया, तो इसमें चेन कहाँ से बनेगा। नेक्स्ट, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर रिएक्टर में यही तो करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग फ्री न्यूट्रॉन को कैप्चर करके इस फ्यूजन को कंट्रोल कर देते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। फ्यूजन कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि ये सन के एटमोस्फेयर में कंटिन्यू होने वाला रिएक्शन है। एनर्जी रिलीज इज लेस, मैंने ये नहीं बोला लेस, इसके कंपेयर में लेस होती है। फ्यूजन में एनर्जी निकलती है ह्यूज अमाउंट में, फ्यूजन में और ह्यूज अमाउंट में निकलती है। तो यहाँ पे बोला एनर्जी रिलीज इज लेस, इसके कंपेयर में लेस, जबकि इसमें ज़्यादा होता है। इट इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस पे पॉसिबल है, जबकि इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ सरफेस, ये सन के एटमॉस्फेयर में होता है। अब दोनों के लिए एक रिएक्शन हम दिखाते हैं। यूरेनियम 235 पर अगर न्यूट्रॉन से हम बम्बार्डिंग कर दें तो यूरेनियम 236 तो बनता है, लेकिन ये 2 पार्टिकल्स में टूटता है, 2 न्यूक्लियस में टूटता है, एक बेरियम और एक क्रिप्टॉन। 36, 56, 141, 92 और 3 न्यूट्रॉन निकलती है। तो यहाँ पर एक हैवी न्यूक्लियस टूट के 2 छोटे छोटे में आया, इट इज फिजन। जबकि ड्यूट्रियम के 2 न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन के 3 फॉर्म, प्रोटियम, डायट्रियम और ट्रिटियम, 11, 12, 13, तो सेकंड वाला ड्यूट्रियम है। तो ड्यूट्रियम के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के एक हीलियम का मॉलिक्यूल्स बनाया या न्यूक्लियाई बनाया और एक न्यूट्रॉन रिलीज किया। तो यहाँ पर 2 जुट के एक न्यूक्लियस बना, तो यहाँ पर फ्यूजन हमारी हो गई। तो फ्यूजन में आपके पास
1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंस है फिजन और फ्यूजन के बीच में। अब हम लोग देखते हैं चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन में क्या होता है, तो एक रिएक्शन जो बार बार आपको दिखा रहा है यूरेनियम 235 का, इसमें चेन रिएक्शन आपको दिखाते हैं। यूरेनियम 92 235 के ऊपर न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग हुई, 236 हुई, लेकिन बम्बार्डिंग तो हुई, जैसे ही हुई ये 2 में टूट गई बेरियम क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन निकला। अब 3 न्यूट्रॉन दोबारा यूरेनियम पे अटैक करेगा, ये यूरेनियम पे अगेन अटैक किया, फिर से बेरियम क्रिप्टॉन 3 न्यूट्रॉन, ये दोबारा अटैक किया, बेरियम क्रिप्टॉन 3 न्यूट्रॉन, ये फिर से अटैक किया, बेरियम क्रिप्टॉन 3 न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन कितना हो गया 9 फिर से अटैक करेगा, कंटिन्यू यूरेनियम पे अटैक करता रहेगा, और अब न्यूट्रॉन देगा 27 में फिर से अटैक करेगा 81, फिर ये कंटिन्यू होता रहेगा और ये तब तक होता रहेगा जब तक यूरेनियम के सारे एटम समाप्त ना हो जाए। तो ये कब तक होगा, इसका क्या संख्या है, तो इसका संख्या हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। जैसे अगर यूरेनियम का वेट हम 100 ग्राम भी मान लें वेट, और यूरेनियम का मॉलिक्यूलर मास 235 अगर हम लेते हैं, तो आप नंबर ऑफ मोल से फॉर्मूला निकालिए, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, 100/235 वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, इतना मोल आया। अब इस मोल में 0.4255 मोल आया। अब इस मोल को एटम में कन्वर्ट करना है, तो इनटू बाय एवोगाद्रो नंबर, तो इसको जब एवोगाद्रो नंबर से इनटू किए हम, तो आ गया 2.56 × 10⁻23 यूरेनियम एटम, यानी कि 100 ग्राम यूरेनियम इतना टाइम्स 2.56 × 10⁻23 टाइम्स डीके होगा। अब प्रति डीके 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा निकलेगी। ये तो एटॉमिक बम है, तो कितना बार होगा ये संख्या देखिए, 10⁻23 टाइम्स यूरेनियम के एटम वहां डिकम्पोज होंगे। अब पर डिकम्पोजिशन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा हमारी रिलीज होगी, 200 जितना बार डीके होगा उतना बार 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा निकलेगा, और इतना टाइम से होगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ स्पेशल बात हम लेके आए हैं यूरेनियम के ऊपर। अब यूरेनियम के बारे में थोड़ा सा बात जो हम क्लास में करते हैं, यूरेनियम के मार्केट में 3 आइसोटॉप्स हैं, मैंने नेचर में 3 आइसोटॉप्स हैं। यूरेनियम 238, हाँ यूरेनियम का कितना भी आइसोटॉप्स हो एटॉमिक नंबर सेम होगा, 92 92 92, 238 235 234, 238 99.275%, 235 0.720%, यूरेनियम 234 0.005%। लेकिन अब नेचर में तो यूरेनियम 238 सबसे ज़्यादा है और यूरेनियम 235 बहुत कम 0.720%, लेकिन इससे इसको रिफाइनिंग भी किया जा सकता है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। और अगर 100 kg यूरेनियम 238 मिले और उसको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से अगर हम लोग रिफाइनिंग करके यूरेनियम 235 लाते भी है तो 0.7% मिलेगा, यानी कि 100 kg में मात्र 700 ग्राम यूरेनियम 235। और यूरेनियम 235 ये मेन आइटम है रिएक्टर के लिए और एटॉमिक बम के लिए, यानी 100 kg यूरेनियम 238 में से हमें मात्र 700 ग्राम यूरेनियम 235 मिलेगा। और इस यूरेनियम 235 का 2 तरीके से यूज करते हैं, एक रिएक्टर में और एक एटॉमिक बम में। इसमें भी जो खराब टाइप का यूरेनियम 235 होगा उसका यूज हम लोग रिएक्टर में करते हैं, और उसमें भी जो प्योर होगा उसका यूज हम लोग एटॉमिक बम में करते हैं। एटॉमिक बम जो जापान के ऊपर अमेरिका बम गिराया था 1945 में, 2 बम, एक लिटिल मैन और फैट बॉय के नाम से, ये यूरेनियम 235 का ही बना हुआ था और जिसने लगभग डिस्ट्रॉय किया पूरा हिरोशिमा नागासाकी, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो 1 kg यूरेनियम 200, हाँ इसकी एक ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। 1 kg यूरेनियम 235 27 लाख टन किलो के बराबर ऊर्जा पैदा करता है। 1 kg यूरेनियम 235 27 लाख kg कोल के बराबर ऊर्जा जनरेट करता है। मतलब 27 लाख किलो कोयला पूरे झारखंड में फैला के आग लगा दे तो जो डिस्ट्रॉय वो करेगा, वो डिस्ट्रॉय सिर्फ 1 kg यूरेनियम कर सकता है। तो जापान के ऊपर जो बम गिराया गया था 1945 में, उस बम का नाम था लिटिल मैन और फैट बॉय, वो 235 का बना हुआ था। लेकिन जब ये बम फूटता है, जब किसी प्लेन से ये बम को गिराया जाता है तो ये बम जमीन पे आके इसको ब्लास्ट नहीं किया जाता है, लगभग जमीन से 600-700 मीटर ऊपर, लगभग 600 मीटर ऊपर उसको ब्लास्ट किया जाता है। क्योंकि जमीन पे आके अगर फूटता है तो पेड़ पौधा या बिल्डिंग रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन अगर 600-700 मीटर ऊपर अगर हम लोग करेंगे तो डिस्ट्रॉय को सबसे ज़्यादा करेगा, क्योंकि रेडिएशन सबसे ज़्यादा फैला सकता है। तो ये बम को भी लगभग 600 मीटर ऊपर ही इसको ब्लास्ट करवाया गया था। इससे 2 रे निकलती है, एक एक्सरे और गामा रे, दोनों इनविजिबल होता है। और जो इस रेडिएशन से जो डैमेज होता है, यही रेडिएशन सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। और इसका मार
इसका मार करीबन 30,000 साल तक हम लोग झेल सकते हैं डीएनए ट्रांसफर के थ्रू। अब अगर हम अफेक्टेड हैं तो हमारे नीचे आने वाले जो भी पीढ़ी होंगे वो सारे डैमेज होते जाएंगे और इसका इफेक्ट हमारा 30,000 साल तक इसका होगा। तो जापान जो आज झेल रहा है वो करीबन 30,000 साल तक उसको झेलेगा, भले अभी 50-60 साल हुआ होगा लेकिन 30,000 साल इसको झेलेगा। तो ये तो हो गया यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, 38 इज द कचरा फॉर्म, यूरेनियम 235। अगर इसको हम दूध मानते हैं तो ये आपका खोआ हो गया, और ई खोआ हो गया। तो खोआ का दो यूज, एक रिएक्टर में और एक बम में। तो खोआ में भी दो फॉर्म, एक जो खराब खोआ होगा उससे रिएक्टर, और उससे जो घी निकल गया उसका यूज किया एटॉमिक बम में। अब इसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है। न्यूक्लियर रिएक्टर इज ए डिवाइस इन विच न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन कंट्रोल मैनर। अगर यही रिएक्शन को अनकंट्रोल करके किया जाए, न्यूट्रॉन को फ्री कर दें, वो कंटिन्यू अटैक करता रहेगा और तब तक करता रहेगा जब तक यूरेनियम के सारे एटम डिस्ट्रॉय ना हो जाए। यूरेनियम के एटम हमारे हो रहे हैं लगभग 10⁻28 टाइम्स। तो अगर इसी रिएक्शन को कंट्रोल तरीके से कराया जाए तो ये हो गया एक न्यूक्लियर रिएक्टर का डिवाइस। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर इज ए डिवाइस इन विच न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन कंट्रोल वे, कंट्रोल तरीके से किया जाता है। इसके फ्यूल क्या होते हैं? इसका फ्यूल यूरेनियम 235 या तो थोरियम के आइसोटॉप्स या तो प्लूटोनियम के आइसोटॉप्स, ये सब हो सकते हैं। अब इसमें एक पार्ट यूज होता है मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम होता है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना। जो न्यूट्रॉन निकला फ्यूजन के बाद वो काफ़ी तेज वेलोसिटी में होती है, तो उसको पहले स्लो डाउन करता है बाय यूजिंग मॉडरेटर। अब मॉडरेटर के जगह पे D2O ग्रेफाइट हम लोग यूज़ करते हैं। तो मॉडरेटर तो उसका वेलोसिटी को स्लो किया, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग लाते हैं कंट्रोलिंग रॉड। अब वो फ्री न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, वो कैडमियम का रॉड यूज़ करते हैं। उस मशीन में पार्ट यूज करते हैं कूलेंट। जैसे अभी तो हीट पैदा करने वाला मशीन है तो मशीन काफ़ी गर्म होता होगा, तो उसमें एक यूज किया जाता है कूलेंट मशीन को ठंडा रखने के लिए। लास्ट में होता है प्रोटेक्टिव शील्ड। इस पूरे घटना में एक चीज़ दिखा कि जब यूरेनियम डीके होता है तो दो रेडिएशन निकलती है, गामा रे और एक एक्स रे। तो रिएक्टर पे जो आदमी काम करेगा वो तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा गामा रे से, तो वहाँ पर डबल प्रोटेक्शन लेता है। जो व्यक्ति इस पे काम कर रहा है खुद भी अपने आप को डेंजर प्रोटेक्टेड रखता है, लेकिन इस मशीन को एक प्रोटेक्टिव शील्ड में रखते हैं। मतलब काफ़ी मोटा ठीक कंक्रीट वॉल होता है कि उससे कोई रेडिएशन बाहर ना निकले। एक तो रेडिएशन उससे निकले भी नहीं, आप मान लीजिए माइनर अमाउंट में अगर निकल भी रही है तो आदमी का जो अपना शील्ड होता है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो फिर इसका हीट जो पैदा हुआ उससे फिर पानी को गर्म करके स्टीम पैदा करता है और स्टीम से फिर अपना टरबाइन को रन करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो ये पार्ट हो गया न्यूक्लियर रिएक्टर। तो रिएक्टर में होने वाला रिएक्शन और बम में होने वाला रिएक्शन दोनों सेम है, बट बम का रिएक्शन को अनकंट्रोल किया जाता है और रिएक्टर का रिएक्शन किया जाता है कंट्रोल। इस पार्ट में न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, फ्यूजन क्या है, रिएक्टर क्या है, एटॉमिक बम क्या है, यूरेनियम का अपना कुछ पर्सनल कहानी आ गया। न्यूक्लियर रिएक्शन किसको कहते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच द आइडेंटिटी ऑफ न्यूक्लियस चेंजेस बाय बम्बार्डिंग सम एनर्जेटिक पार्टिकल्स। ठीक है, उसके पहले रेडियो एक्टिविटी डी के लॉ देखा। ये आपका केमिकल काइनेटिक्स से लाया हुआ फॉर्मूला है, बट आप इसको न्यूक्लियस के डी के वाले में यूज कर सकते हैं। BQ इज द यूनिट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, बैक्यूरल। BQ इज द यूनिट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। जबकि इसका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डाले हैं इस सबका डिस्कशन किए हैं। तो ये आपकी खत्म होती है न्यूक्लियाई। अब अगला वीडियो आप वेट कीजिए, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। थैंक यू।